नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। निकाय चुनाव को लेकर वॉइस ऑफ एमपी की टीम शहर का संग्राम एक खास कार्यक्रम चला रही है, जिसके तहत हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वार्डों में किस तरह की स्थितियां हैं, किस तरह की नगर सरकारों ने काम किए। साथ ही अगर बात किया है तो आज हमारी स्पेशल एक टीम शहर के भ्रमण पर है। वॉइस ऑफ एमपी का चुनावी रथ लेकर हम निकले हैं, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की शहर की स्थितियां हैं। साथ ही बात की जाए तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नेताओं से भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से टिकट वितरण किए गए और जिस तरह के हालात जो है नीमच में बने हुए हैं उसे लेकर उनका क्या कहना है। साथ ही अगर बात की जाए इस वक्त हमारा चुनावी रथ जो है वीरपाग रोड बापजी नेटवर्क से यहाँ से निकल चुका है, जिसमें मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय बैरागी मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी मौजूद है, जो पूरे इस चुनावी रथ में आपको पल पल की अपडेट बताएंगे किस तरीके से समीकरण बन रहे हैं, किस तरह की स्थितियाँ हैं और किस तरीके का विरोध हो रहा है। साथ ही हमारे रघुवीर जी बैठे हैं हमारे साथ, जो इस चुनावी रथ को लेकर जो है वे चला रहे हैं और हमें जो है शहर का भ्रमण कराएंगे। अब बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी से कि किस तरीके से आज जो है नया कार्यक्रम हमने शुरू किया है और चुनावी रथ वॉइस एमपी का निकला है। मुस्तफा जी, अगर बात की जाए तो चुनावी रथ लेके निकले हैं, क्या कहेंगे पहले दर्शकों को? देखिए, सबसे पहले तो जो वॉइस ऑफ एमपी के तमाम दर्शक हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि यदि आपको हमारी खबरें सच्ची और अच्छी लगती है, यदि आपको लगता है कि हम जन सरोकार के मुद्दे उठाते हैं, यदि आपको लगता है कि हम हर खबर को सबसे पहले आपके पास पहुंचाते हैं, तो प्लीज़ 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 हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एमपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दूसरा, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारी कोशिश रहेगी कि शहर का जो संग्राम इस समय चल रहा है उसकी पल पल की अपडेट वॉइस ऑफ एमपी की टीम एडिटर नवीन पाटीदार के साथ आप तक पहुंचाती रहे। और ये इस समय हम लोग महेश सर्कल से गुज़रते हुए कमल चौक की तरफ बढ़ रहे हैं और इस दौरान हम कोशिश करेंगे कि कुछ नेताओं से बात करें, कुछ पार्टी वर्कर्स से बात करें और शहर का हाल हम लोग देखें। वो हमारे जो सारथी है रघुवीर बैरागी, उनसे कहेंगे कि थोड़ा वो अपने इस चुनावी रथ को थोड़ा आराम से चलाएं। तो नवीन, जैसा कि वॉइस ऑफ एमपी हर अपडेट लगातार लोगों तक पहुंचा रहा है, पब्लिक तक पहुंचा रहा है और हर जानकारी आपने सबसे पहले आपकी टीम पहुंचा रही है, तो इस समय पूरे शबाब पर अपना ये समर आ चुका है। पूरे शबाब पर जो है ये चुनाव अब आने लगे हैं, क्योंकि बीजेपी ने अपनी 40 ही वार्डों की सूचियां जारी कर दी है। इस वक्त देख सकते हैं कि तस्वीरों में मेरे सहयोगी संजय बता रहे हैं, हम जो है कमल चौक पे आ चुके हैं, जहां पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। कमल चौक पे तमाम जो है बाजार की स्वर्णिम जो ज्वेलर्स की दुकान है, सैनी नाश्ता जो शहर का सबसे बड़ा नाश्ते की दुकान है, साड़ी सेंटर की तरफ हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ से हम चुनावी रथ लेकर जो फुहारा चौक की तरफ निकल रहे हैं। साथ ही चुनावी माहौल को लेकर भी बात कर रहे हैं, जैसे वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे साथ मौजूद है मुस्तफा जी, उनसे बात कर रहे हैं। मुस्तफा जी, अगर बात किया है तो जो टिकट वितरण किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उसे लेकर जो माहौल बना हो उसे लेकर क्या सोचते हैं, किस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी जो है अब कार्यकर्ताओं को जो दावेदार है निर्दलीय जो रूप में जो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं उनको कैसे जो सेट करेगी? देखिए नवीन, इस पूरे सिनेरियो पे मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। मैं पहले हम भारतीय जनता पार्टी पे बात करेंगे, उसके बाद कांग्रेस के टिकट वितरण पे भी बात करेंगे। भले वो सूचियाँ जारी नहीं हुई है, लेकिन उसमें क्या सिस्टम कांग्रेस का सेट हुआ है उस पर भी हम पूरा बताएंगे। तो बीजेपी की यदि बात की जाए तो बीजेपी का पूरा जो टिकटों का वितरण का जो सिलसिला है, उसमें ऊपर से जो संगठन के आदेश थे वो ये थे कि जो जिस क्षेत्र का स्थानीय विधायक है उसको प्रमुखता दी जाए। तो नीमच ज़िले के अंदर बात की जाए तो 3 विधानसभा आती है, नीमच, जावद, मनासा। अब आप इसमें देखिए कि पहले यदि मनासा की बात की जाए तो मनासा में भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन का कोई दखल दिखाई नहीं देता। वहाँ पर एक तरफा जो माधव मारू के जो चहेते करीबी उम्मीदवार थे उन सबको एक सिरे से सारे टिकट दे दिए गए। ठीक उसी तरह जावद में हुआ, वहाँ मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा की जो प्रायोरिटी थे, जो जावद के अंदर जो उनके चहेते थे, उनके करीबी थे, उन तमाम लोगों को टिकट दे दिए गए। लेकिन यदि गदर मचा, यदि बवाल पैदा हुआ तो वो नीमच विधानसभा में हुआ। नीमच विधानसभा में, नीमच और जीरन में ये गदर मचा। नीमच विधानसभा के अंदर ये पूरा जो 2 दिन से जो बगावत के सुर सुनाई पड़ रहे हैं और वो सारी चीज़ें हुई। और यहाँ जो हमने अब तक समझा है वो खींचतान इसलिए देखी गई कि यहाँ 2 धड़े
साफ दिखाई दे रहे थे। एक धड़ा जो विधायक दिलीप बापू का धड़ा है और दूसरा धड़ा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार का धड़ा, और दोनों ही पक्षों की ये कोशिश थी कि उनके करीबियों को ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारी मिले नीमच नगर पालिका में और जीरन नगर पंचायत में। लेकिन इसमें जो अब तक की जो 40 वार्डों की सिचुएशन हमारे सामने आई है, उसमें एक बात साफ तौर पे आ गई है कि जो नीमच नगर पालिका के अंदर टिकटों का वितरण हुआ है, उसमें अधिकांश जो टिकट है वो उसमें दिलीप बापू और जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार के बराबर चहेतों को टिकट मिले हैं। और महिला उम्मीदवारों की बात करें तो उसमें दिलीप बापू ने बाजी मारी है। उनके समर्थक जो महिला उम्मीदवार है उनको ज़्यादा टिकट दिलाने में वो कामयाब हो गए। ख़ास तौर पे यदि हम बात करें तो उसमें जो अध्यक्ष पद के लिए जो दावेदार है, जो अध्यक्ष की कुर्सी तक जाने की कुव्वत रखते हैं, उसमें जो नाम है उसमें स्वाति चोपड़ा का नाम है, दूसरा नाम जो आता है वो किरण शर्मा का नाम आता है, तीसरा नाम बंदा खंडेलवाल का नाम आता है, और चौथा कुसुम जोशी का, और पांचवा रंजना परमाल का। तो ये इनमें से जो 4 जो उम्मीदवार है वो विधायक दिलीप बापू के ख़ास है। तो महिलाओं की उम्मीदवारी में निश्चित तौर पे विधायक दिलीप बापू ने बाजी मारी है। और कुल मिला के इस समय एक और ख़बर जो हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि 3 जो वार्ड है उसमें टिकट बदले जा सकते हैं। और पार्टी जो है, जो अपील समिति के अंदर आवेदन लगे हैं, जो संभागीय समिति के सामने आवेदन लगे, उसमें 3 वार्डों में उम्मीदवार बीजेपी बदल सकती। इसमें जो वार्ड नंबर 3 है वहाँ पे सुमित सोनी को टिकट दिया है, वहाँ पे बदलाव हो सकता है, नाना विश्वकर्मा को टिकट मिल सकता है। दूसरा जो वार्ड नंबर 18 है वहाँ पर जो रुपेंद्र लोक्स को जो उम्मीदवारी मिली है वो बदल सकता है, और संभावना है कि वहाँ से अवतार यादव जो है वो जो है उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। तीसरा जो वार्ड नंबर 31 है उस वार्ड में जो जिनको राजावत को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था, उस वार्ड में उम्मीदवारी बदल कर एडवोकेट राजेश ललवानी को पार्टी उम्मीदवार बना सकती है। ये ऐसी खबरें आ रही है। अब इसकी पुष्टि तभी होगी जब यह बदलाव की रिपोर्ट सामने आ जाती है। तो फिलहाल जो एक सीन क्रिएट हुआ है वो ये हुआ है कि जो 2 दिन से घमासान चल रहा था और जीरन में भी काफ़ी बवाल हुआ, और ये पहला मौका था जब नीमच ज़िले के अंदर संगठन के ज़िलाध्यक्ष और विधायक का पुतला दहन किया गया। एक समय आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, जब जिलाध्यक्ष मंगल पटवा हुआ करते थे तब नीमच नगर पालिका के अंदर पार्षदों को जब फॉर्म भरने का वक्त था तो समूचे 40 ही वार्डों के पार्षद अपने ज़िलाध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, और वहां उन्होंने ज़िलाध्यक्ष की मौजूदगी में सबने अपना पर्चा दाखिल किया था। लेकिन इस बार मामला थोड़ा बिखरा सा लगा। लेकिन मनासा की यदि बात की जाए तो माधव मारू इस मामले में ज़रूर कामयाब हुए। उन्होंने सामूहिक तौर पे अपने यहाँ पर्चे दाखिल करवाए। तो जावद और मनासा में किसी प्रकार का शोर सुनाई नहीं दिया बगावत का, लेकिन अगर गदर विरोध का कहीं दिखा तो नीमच और जीरन में दिखा। और कुल मिलाकर के अब स्थिति धीरे धीरे साफ होती जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास डैमेज कंट्रोल के लिए 3 दिन है, 19, 20 और 21 तारीख। 22 तारीख नाम वापसी की आखिरी तारीख है। तो लगता है कि अब पवन पाटीदार और उनके सहयोगी इन 3 दिनों में इस बात का प्रयास करेंगे कि जहां भी बगावत के सुर है वहां पे डैमेज कंट्रोल किया जाए, बाकी उम्मीदवारों को बिठाया जाए, और कोशिश ये की जाए कि वार्ड के अंदर एक सिंगल उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का बचे। नवीन, बड़ी बात कही है कि अब जो है डैमेज कंट्रोल को लेकर जो है रणनीति भारतीय जनता पार्टी तैयार करेगी। हम इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार के कार्यालय की तरफ पहुँचे हैं, जहाँ पर हम जो है वहाँ पर कौन कौन कार्यकर्ता मौजूद है, किस तरह से जो है मीटिंग का दौर शुरू चल रहा है, साथ ही अगर बात की जाए तो किस तरह से रणनीति तैयार की जा रही है। अज्ञातवास में कहीं मीटिंग चल रही है, ये भी बड़ी बात है कि चल भी रही है या अज्ञातवास में कहीं पे गुप्त बैठक है, जो जिस तरीके से नाम को लेकर जो चल रही थी उस वक्त भी हमने आपको अपडेट बताई थी। इस तरह जो है हम आपको जानकारी बता दें, ये पवन पाटीदार जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष है उनका घर है, और ये सामने वे अपना जो है पूरा कार्यालय चलाते हैं। लेकिन इस वक्त ऐसा दिखता है कि 1-2 गाड़ियाँ पड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अभी जो है यहाँ से नदारद दिखते हैं।
ये इस कार्यालय पर अभी कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो टिकट को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, जो घमासान मचा हुआ है, जो नाखुश कार्यकर्ता जिनको उम्मीदवारी के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने मौका नहीं दिया है, वे लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इस्तीफे तक की जो है स्थितियाँ बनी, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि जो एक युवा नेता है अजय वलेचा, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। राजेश ललवानी जी के घर से बात की जाए तो उन्होंने भी अपना इस्तीफा दिया। तो इस तरह की इस्तीफा की दौर भी शुरू हो चुका है। इसे लेकर चुनावी रथ लेकर हम जो है यहाँ से निकले हैं और यहाँ पे हम आए थे कि कोई कार्यकर्ता है या भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष है तो उनसे बात कर ली जाए, उनसे भी जो है इस माहौल को लेकर जो बात कर ली जाए, लेकिन वो नहीं। तो मुस्तफा जी, क्या माना जाए, जिस तरीके से आपने भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो स्थितियाँ हैं वो बताई, तो अब कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस, देखिए नवीन, कांग्रेस के अंदर जो बातें हमारे सामने आई है, जो अंदर की जो खबरें हमारे पास आई है, वो कुल मिला के आई है कि सारे सूत्र कमलनाथ समर्थकों के हाथ में चले गए। और कांग्रेस में भी टिकटों को लेकर बंदरबाट जैसी ही है, वहाँ पर भी खेस्तान है, गुटबाजी है। और फिर ये जब टिकट वितरण हो जाएंगे उसके बाद मैदान में कैसे मुकाबला बीजेपी के साथ होता है वो देखने वाली बात होगी। जैसे मनासा के अंदर यूनाइट होकर बीजेपी फाइट कर रही है तो कांग्रेस भी यूनाइट होकर फाइट कर रही है। जावद में मंत्री सकलेचा पूरी दमदारी से उनकी टीम लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस में यूनिटी कहीं नहीं दिखाई दे रही। और नीमच की यदि बात करें तो नीमच के अंदर अब जो कवायद है वो विधायक दिलीप बापू और जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार करेंगे नीमच और जीरन के अंदर। पर कांग्रेस पार्टी का कोई धनी दोरी ऐसा दिखाई नहीं देता है जो पूरी पार्टी को एक जाजम पे लाके और इस इलेक्शन को फाइट कर सके। यदि नगर पालिका में सीधे अध्यक्ष का चुनाव होता तो कांग्रेस में वो दूल्हा होता, वो 40 ही वार्डों को सामंजस्य बिठाता। लेकिन अब चूँकि पार्षद को लड़ना है तो अब उनमें कौन सामंजस्य बिठाएगा ये कह नहीं सकते। तो हम लोग फव्वारा चौक आ गए, यहाँ से हम बारादरी की तरफ और नया बाज़ार की तरफ जाएंगे। नवीन जी, नवीन बड़ी बात कही है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है हम बारादरी की तरफ निकल चुके हैं फव्वारा चौक से। यहाँ से हम जो है इस रूट पे निकलेंगे, इसके बाद यहाँ से हम आपको घंटा घर ले जाएंगे। वहाँ पर भी जो है अगर कोई मिला हमें तो वहाँ पे चर्चा करेंगे। मुस्तफा जी, अगर बात की जाए तो हमने एक निजी चैनल और निजी न्यूज़पेपर में भी देखा था कि वी.डी. शर्मा की तरफ से एक ये भी बयान है कि नगर पालिका लाओ, महापौर लाओ और मिशन 2023 में जगह पाओ। तो क्या माने कितनी बड़ी चुनौती जो है जिलाध्यक्षों के लिए भी है, विधायकों के लिए भी है? देखिए नवीन, भारत 7 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और ये एक तरह से आप 2023 का जो इलेक्शन है उसके का सेमीफाइनल मान सकते हैं। और सेमीफाइनल इन द सेंस इसलिए है कि चूँकि इसमें एक बीजेपी बड़ी रिहर्सल करना चाहती है। वी.डी. शर्मा का भी यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे जुड़े आएँ और वही प्रयास नीचे तक किए जा रहे हैं। पर विधायकों ने भी पूरे प्रदेश में जमकर जोर पानी किया है, सांसदों ने भी किया है। और यहाँ भी अगर देखा जाए तो किरण शर्मा का जो टिकट आया है उसको सांसद कोटे से ही माना जा रहा है। और इंदौर के अंदर जिस तरह से टिकट को लेके जो घटनाक्रम हुआ और केरोसिन डाल के आग लगाने की कोशिश की गई, तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के ये जो 7 साल बाद जो चुनाव हो रहे हैं निकाय और पंचायतों के, उसमें हर कोई अपनी दमदारी दिखाने का चाहता है। और वी.डी. शर्मा ने भी वही मैसेज देने की कोशिश की है कि यदि आप जो है ये इसमें बीजेपी एकजुट होकर लड़े और ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग चुने जाए, ताकि सरकार से जो विकास को लेके जो फंड्स आते हैं वो उनके ही लोगों द्वारा उसका क्रियान्वयन हो, तो उससे 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट मिल सके। तो अभी की स्थिति यदि एक सीन जो क्रिएट हुआ है, टिकटों वितरण के अंदर भारतीय जनता पार्टी बाजी मार चुकी है। अब उनके पास डैमेज कंट्रोल के लिए काफ़ी वक्त है। 3 दिन के अंदर बीजेपी काडर बेस पार्टी है और वो इस बात की तैयारी करेगी कि वो जहाँ भी बगावत के सुर है, नीमच, जावद और मनासा में तो है नहीं, नीमच और जीरन, तो वहाँ पे 3 दिन उनके लिए बचे हैं, वहाँ पे वो डैमेज कंट्रोल करेंगे। और नगर पालिकाओं और जनपदों के अंदर वो लोग ये कोशिश करेंगे कि जो भी बीजेपी के बागी है उनको विड्रा कराया जाए। जिला पंचायत में सिनेरियो साफ है, वहाँ पे भी बीजेपी प्लस चल रही है। वहाँ पे 2 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि वो जो 2 उम्मीदवार हैं उनमें से एक को विड्रा करा दिया जाए, तो बिना चुनाव कराए वो चुनाव जीत जाएंगे। तो कुल मिला के अभी जो ग्राउंड ज़ीरो के हालात हैं वहाँ पर अगर नीमच और जीरन के क्लैशेस को छोड़ दें तो बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस से प्लस दिखाई दे रही है। नवीन।
बड़ी बात कही है कि बीजेपी पूरी कांग्रेस से प्लस दिखाई दे रही है। साथ ही अगर बात की जाए तो हम अब जो है घंटाघर की तरफ आ चुके हैं। जिस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि अब ये घंटाघर का रोड है, जहाँ पर यहाँ से कुछ ही दूरी पर घंटाघर आपको दिख रहा होगा। चुनावी रथ लेकर हम जो शहर के भ्रमण पर निकले हैं और निकाय चुनाव को लेकर किस तरह की स्थितियाँ नीमच में, किस तरह का माहौल नीमच में, किस तरह के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किस तरह के चुनाव लड़ रही है, किस तरह के टिकट वितरण किए गए, इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन हम आपको बता रहे हैं। साथ ही हमारी टीम जो है लगातार आपको जो है शहर भ्रमण करा रही। चुनावी रथ लेकर हम निकले, इस वक्त हम घंटाघर पर आ गए। यहाँ पर जिस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है राम नारायण बर्दीलाल अग्रवाल की जो दुकान है, यहाँ पर सराफे की एक बड़ी दुकान मानी जाती है। जिस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं, पारस मनी जो है यहाँ का सबसे बड़ा जो चौराहे पे, घंटाघर की चौराहे पे, ये भी एक सराफा की दुकान है। यहाँ पर जो है चांदी सोने की दुकानें जो है बड़ी तादाद में यहाँ दुकानें हैं। साथ ही मुस्तफा जी बात की जाए तो अब किन मुद्दों पे चुनाव लड़े जाएंगे, मुद्दे महत्वपूर्ण माने जाएंगे? अब जिस तरह टिकट तो वितरण हो गए, विरोध जो हो रहा है वो चल ही रहा है, मुद्दे क्या होंगे? देखिए नवीन, यदि मुद्दों की बात करते हैं तो मुद्दे दर्जनों मुद्दे मुंह आए खड़े हैं। मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा यदि मैं इस समय जो मानता हूँ, जो हम लोग हर रोज़ फेस करते हैं, और वो है नीमच नगर पालिका में करप्शन का। आप ये देखिए कि एक तरफ जहाँ बीजेपी ज़ीरो टॉलरेंस की बात करती, करप्शन फ्री इंडिया की बात करती, आज नीमच में अगर आम मुनादी करा दी जाए और लोगों को कमल चौक पे इकट्ठा करके पूछा जाए तो देखिए जो 2 रुपये का कूपन है वो भी बिना 1000 रुपये सेवा शुल्क दिए नहीं बनता है। निर्माण अनुमति नामांतरण का हाल बुरा है। आज जब कोई किसी को मकान बनाना है, दुकान बनाना है, तो वो पहले तैयारी करता है, वो किसी नेता का साथ ढूंढता है, हिम्मत जुटाता है और फिर वो सारे सिस्टम जमा करके नगर पालिका तक जाता है। नगर पालिका में अगर निर्माण अनुमति या नामांतरण लेना है तो यदि वो आवेदन लगाता है नामांतरण के लिए तो पहली बार में 8 कागज़ उससे लिए जाते हैं। फिर वो पूछने जाता है कि श्रीमान मेरा नामांतरण नहीं हुआ, तो कहा जाता है कि अरे आपका उसके अंदर जो है आधार कार्ड नहीं था। फिर अगली बार 2 महीने बाद जाता था, साहब पैन कार्ड तो लाए ही नहीं थे। फिर अगली बार पूछेंगे जाति का प्रमाण पत्र भी नहीं लाए। तो ऐसे करके 2 साल निकाल देते हैं। अगर टेबल के नीचे से अगर उनकी व्यवस्था जमा दी गई तो वो काम हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे जो है कहीं ना कहीं करप्शन से ये शहर दुखी है। नीमच नगर पालिका में भारी करप्शन है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। चाहे रोज़मर्रा के जो काम हो, लोग नगर पालिका में धक्के खाते रहते हैं। दूसरी ख़ास बात है कि नगर पालिका में इस समय जो अमला है, जो पहले की जो स्वीकृत स्ट्रेंथ थी उसकी तुलना में आधे से भी कम लोग आज की तारीख में। तीसरी ख़ास बात है कि जो अमृत जल योजना से जो नीमच को पानी पहुंचाने की बात थी, पिछला कार्यकाल राकेश पप्पू जैन का ख़त्म हो गया। उन्होंने मिठाई छोड़ी थी और ये कहा था तो जब तक मैं नीमच शहर को पानी नहीं पिलाऊंगा तब तक मुँह मीठा नहीं करूँगा। तो उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके बाद 2 साल और हो गए, वो पानी नहीं आया। तीसरी अगर समस्या की बात करें तो बंगला बगीचा की समस्या है। बंगला बगीचे की जो एक बड़ा मुद्दा है और यदि उस मुद्दे को अगर देखा जाए तो जो नगर पालिका की जो 2015 से 17 के बीच में सर्वे हुआ था तो समूचे शहर के अंदर 16,500 आवेदक हैं। लेकिन यदि 2017 का कानून आने के बाद 5 साल के अंदर मात्र 2,000 लोग ही आवेदन करने पहुँचे। उसका एक बड़ा रीज़न है कि 2009 से रजिस्ट्रियाँ बंद थी। तो 2009 से जब रजिस्ट्रियाँ बंद थी तो आज 13 साल के अंदर रजिस्ट्रियाँ हुई नहीं। तो अधिकांश लोगों के पास यादी बंटवारे हैं, वसीयत है, हिब्बानामा है, तो वो इस 2017 के कानून में मान्य नहीं है। अब जब वो इस कानून में मान्य नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो आवेदन करने जाए कैसे। और जब वो आवेदन करने जा रहा था तो नगर पालिका में उनका आवेदन लिया ही नहीं गया। तो अब 16,500 आवेदक में से मात्र 2,000 आवेदन आए, उसमें से 1,500 का निराकरण हुआ और अभी 14,500 लोग आवेदन देने गए ही नहीं है। अभी हाल ही में नगर पालिका ने एक अल्टीमेटम जारी किया था कि 30 मई तक आवेदन करने की अंतिम तिथि थी। उसके बाद 365 आवेदन कुल पहुँचे हैं। तो देखने में ये आ रहा है कि जो पब्लिक है, पब्लिक सोचती है कि जो सबका होना होगा वो हमारा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो छोटे प्लाट वाले, मकान वाले जो लोग हैं वो इस मुश्किल में फंसे हुए हैं। वो लगातार मांग कर रहे थे। बंगला बगीचा वालों ने आंदोलन भी चलाया।
लेकिन अभी उनकी सुनवाई नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में बंगला बगीचा भी एक बड़ा मुद्दा होगा नवीन। मुस्तफा जी, ये अगर मुद्दों की बात की जाए, जिस तरीके से आपने बड़े मुद्दे बताए जो शहर के लिए बड़ी चीज़ थी, अगर साथ बात की जाए तो इन मुद्दों का फ़ायदा किसे मिलेगा? कांग्रेस को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? क्या मानते हैं आप? देखिए, इसके कई पहलू हैं। अब ये चुनाव किस तरह से चलते हैं उस पर डिपेंड करता है। कौन किस प्रचार माध्यम में, कोशिशों में, प्रयास में कौन कितनी बाजी मारता है। लेकिन चूंकि लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, पिछली परिषद भारतीय जनता पार्टी की रही, तो कहीं ना कहीं इस कांग्रेस इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अब वो कांग्रेस के नेताओं पर डिपेंड करता है कि वो पब्लिक को ये अपनी बात कितनी गले उतार सकते हैं। यदि कांग्रेस यूनाइट होकर चुनाव लड़ती है, इन मुद्दों को पूरी तरह हवा देती है, तो स्वाभाविक बात है। बीजेपी कार्यालय देख सकते हैं, पूर्व एमएलए नंदकिशोर पटेल बैठे हुए हैं, साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष जो है, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जो है ब्रजेश सक्सेना बैठे हुए हैं। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हम कांग्रेस कार्यालय आ चुके हैं। यहाँ पर चुनावी रथ लेकर जो है हम अब कांग्रेस कार्यालय के तरफ जाएंगे। अंदर जाके भी जो है नेताओं से भी जो है 1-to-1 करेंगे, कोशिश करेंगे कि आई उनके क्या कारण, क्या मानते हैं। जिस तरीके से चुनावी रथ जो है मैं कहूँगा उधर लेके चले उनके पास ही, और किस तरीके से हम जो है पूरा शहर का भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि सूची का जो अभी तक पूर्व जो है एमएलए नंदकिशोर जी बैठे हुए उनसे बात करेंगे। नंदकिशोर जी, चुनावी रथ आपके यहाँ आ चुका है, क्या माना जाए अभी? और रही बात, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है कि सैकड़ों कार्यकर्ता एक वार्ड में कांग्रेस का काम करते हैं, और जो राजनीति में रहता है तो स्वाभाविक है कि वो ये चाहता है कि मैं भी पार्षद का चुनाव लड़ूं, और एक से अधिक लोग हर वार्ड में टिकट मांगते हैं। और मांगना कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि राजनीति में आए तो कोई साधु संत तो है नहीं, चुनाव लड़ना चाहता है हर व्यक्ति। तो अपनी दावेदारी पेश की, पार्टी अपने स्तर पर सर्वे भी करती है, संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा भी करती है, और फिर पार्टी जो निर्णय लेती है, और जितने लोगों ने आवेदन दिया है सबकी इस बात पे सहमति है कि पार्टी हाईकमान जो भी निर्णय लेगा हम सब मान्य करेंगे। मुद्दे क्या होंगे नगर पालिका में कांग्रेस के पास? नगर पालिका 5 साल तो वो कार्यकाल रहा, और अभी प्रशासक के उसमें जो कार्यकाल है वो भी आप भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकाल मान सकते हो, क्योंकि उनके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नगर पालिका चल रही है। सड़कों की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। पानी की बड़ी बड़ी बातें करी थी, पेयजल की, इतनी बारिश होने के बाद भी लगातार डेली पानी नहीं मिल रहा है। गंदगी की स्थिति क्या है? बंगला बगीचा एरिया पे हमारे वर्तमान विधायक जी भोपाल से आए, जो 12 से लेके और यहाँ बंगला एरिया तक 150 जगह स्वागत करा लिया, और क्या स्थिति है? शून्य बटा सन्नाटा। भू माफियाओं की क्या स्थिति है? इतनी बंदरबाट जो नगर पालिका के माध्यम से आज कोई भी सरकार हो, प्रदेश के मुखिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बिना शेय के किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि ऐसे गलत काम कर ले। करप्शन को एक बड़ा मुद्दा मानते हैं नंदू भाई? भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और भ्रष्टाचार तो ऐसा छोटी छोटी जगह फैल गया है कि बिना पैसे के कोई भी काम नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि छोटा से छोटा काम, राशन कार्ड बनवाना हो, गरीबी रेखा में नाम हो, विद्युत विभाग में जाओ तो अनाप शनाप बिल आ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, नाम वसूले जाते हैं या अटका दिए जाते हैं। नंदू भाई, करप्शन फैला है, इस पूरे 7 साल में कभी कांग्रेस ने कोई आंदोलन करने की कोशिश नहीं की, विरोध करने की कोशिश नहीं की, कभी मुद्दा उठाने की कोशिश नहीं की? अब आप जागरूक मीडिया वाले हैं, क्यों आपके जानकारी में नहीं आया? हमारे ब्लॉक कांग्रेस के माध्यम से, जिला कांग्रेस के कई बार 4-0 पे हमने धरने दिए, नगर पालिका में ज्ञापन दिए, और कलेक्टर जिलाधीश महोदय के यहाँ भी ज्ञापन दिए। और ये भी एक सच्चाई है कि हम सालों तक सत्ता में रहें तो विपक्ष की भूमिका में अभी तक भी हम ढल नहीं पाए हैं। सही कहा नंदू भाई, बड़ी बात कही है कि विपक्षी भूमिका में ढल नहीं पाए। साथ ही देख सकते हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तमाम तैयारियों में लगी निकाय चुनाव को लेकर, और हम यहाँ से अब अपना चुनावी रथ लेकर जो है एक बार भी शहर भ्रमण पर जाएंगे, जहाँ पर हम एक बार फिर ये जानने की कोशिश करेंगे और वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी बात करेंगे। साथ ही अगर बात किया है तो जो मुद्दे हम बता रहे थे कि इस चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, किस तरीके से भ्रष्टाचारी का मुद्दा होगा, साथ ही अगर बात किया है किस तरीके से यहाँ पर जो है एक बड़ा मुद्दा जो है बंगला बगीचा होगा, एक जो पानी को लेकर जो एक समस्या
है वो एक बड़ा मुद्दा होगा। जो वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी ने जो मुद्दे बताए थे उसी मुद्दे पे जो है कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी बात है कि हम जो है एक अपडेट हम आपको पहले ही बता रहे हैं किस तरीके से किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। साथ ही अब हम जो कांग्रेस कार्यालय से बाहर निकलेंगे और साथ ही शहर भ्रमण करेंगे और भी जो है मुद्दों पर बात करेंगे। मुस्तफा जी, क्या माना जाए कि जिन मुद्दों पर आप बात कर रहे थे उन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है? ये बड़ी खबर है। नहीं, देखिए नवीन, ओवरऑल जो मीडिया जो चीज़ें देखता है वही चीज़ें दूसरे लोग देखते हैं, वही चीज़ें जो है वो जो है तो आम पब्लिक देखती है, वही नेता देखते हैं। अब ये अलग बात है कि कौन उस पर कितनी बात करता है, कौन उस मुद्दे को कितना उठाता है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो जो पूरी बातें जो हमने भी हाल ही में कही थी उसी बात को आगे बढ़ाते पूर्व विधायक दिखे नंदकिशोर पटेल, नीमच के विधायक रहे हैं, कई पदों पे रहे हैं, उनको शहर की, ज़िले की मुद्दों की गहरी समझ है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस के जानकारी में भी ये मुद्दे हैं और अब वो चुनाव में पब्लिक के सामने इन मुद्दों को कैसे गले उतारती है, ये बड़ी बात कही जाएगी। तभी बड़ी बात कही है कांग्रेस कैसे जो जनता के बीच में इन मुद्दों को लेकर जाती है और किस तरह से जो जनता को रूबरू कराती है कि ये समस्या जेन्युइन समस्या। मुस्तफा जी, अगर बात की जाए तो एक बड़ी बार सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी में जहाँ तक मैंने पत्रकारिता में कदम रखे अभी तक भारतीय पुतला नहीं फूका गया, तो क्या मानते हैं कि ये इस कार्यकाल में और जो बवाल बढ़ा हुआ इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, एक बीजेपी के कांग्रेस अगर होती तो इस बात को उतना गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन इस घटना को ये भोपाल तक ये घटना पहुंची है क्योंकि क्या है कि भारतीय जनता पार्टी काडर बेस पार्टी है और काडर में अगर यदि पुतला दहन जैसे कार्यक्रम होते हैं और बड़े पैमाने पे लोग खुलेआम सरेआम ये बोलते नज़र आते हैं कि हम तो बगावत करेंगे, हम बागी पर्चा भरेंगे, हम तो जो है तो चुनाव लड़ के रहेंगे। अब ये अलग बात है कि वो कल बीजेपी कितना डैमेज कंट्रोल करेगी, कितने लोगों के फॉर्म विड्रा कराएगी, लेकिन आज की इस सूरत हाल जो कहती है वो ये है कि बड़े पैमाने पे लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और इस्तीफ़े दे रहे हैं और पार्टी के पदों को छोड़ रहे हैं। तो ये सब हमने पहले कभी नहीं देखा और इसके पीछे जब हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करते हैं तो वो उनका कहना है कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी हो गई है, विशाल पार्टी हो गई है। दूसरा ये है कि कार्यकर्ताओं में हसरतें बढ़ गई है उनको चुनाव लड़ने की, तो ऐसे में पार्टी सारी चीज़ों के सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर रही है। पर कहीं ना कहीं नीमच और जीरन की यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से चूक तो हुई है और ये सब बवाल खड़ा हुआ, ये सब विरोध खड़ा हुआ और जैसी खबरें आ रही है कि कुछ टिकट जो है आज देर शाम तक भारतीय जनता पार्टी में बदले जा सकते हैं। अपील में जाने के बाद जब संभागीय समिति मंत्री जगदीश देवड़ा जिसके इंचार्ज हैं उनके पास जो यहाँ से अपील गई थी उस पे से जिला भाजपा से भी रिप्लाई मांगा है और नगर पालिका के सामने से नवीन आपका चुनावी रथ इस समय जा रहा है और यही वो नगर पालिका है जिसको कब्जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर जद्दोजहद होगी और ये चुनाव पूरे शबाब पे जाएगा। तो जो मैं कह रहा था कि जगदीश देवड़ा जी ने जिला भाजपा से भी रिप्लाई मांगा है, भाजपा ने भी अपना, जिला संगठन ने भी अपना पक्ष रख दिया है। तो कुल मिलाकर के आज देर शाम बीजेपी के कुछ टिकट बदलने की भी संभावना है, तो कांग्रेस के अंदर सूची 9 से 10 बजे के बीच में आ सकती है और कल से जो है एक तेज़ी पकड़ेगा माहौल, जो डैमेज कंट्रोल और बागी उम्मीदवारों को फार्म उठाना और ये तमाम चीज़ें इसमें रहेगी। तो फ़िलहाल जो है धीरे धीरे ये पारा जो है राजनीति का वो गर्माता जा रहा है, धीरे धीरे माहौल गर्माता जा रहा है। और एक ख़ास बात मैं कहूँगा नवीन कि आम तौर पे लोग जब हम नेताओं के बारे में आम लोगों से बात करते हैं तो आम पब्लिक नेताओं को बहुत बुरा भला बोलती है, बड़ा कड़वा बोलती है, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं हर आम आदमी एक्टिव हो जाता है, हर आदमी चुनाव पे बात करने लगता है, हर आदमी कौन उम्मीदवार होगा, कौन अध्यक्ष होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, क्या स्थिति होगी और उसमें अपनी भागीदारी करने लग जाता है। और भारत में इलेक्शन यदि देखा जाए तो एक उत्सव की तरह होते हैं, लोग सब कुछ छोड़ करके उस चुनाव के अंदर लग जाते हैं, सबको चिंता फिक्र होती है कि कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। जी नवीन, बड़ी बात कही है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। साथ ही एक बड़ी बात ये बताई कि शाम तक जो है जहाँ कांग्रेस
कर सकती है, तो दूसरी तरफ जो है काम भारतीय जनता पार्टी में कई सीटों पे जो है बदलाव देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से अब ये जो भागेश्वर महादेव मंदिर इधर से रास्ता जाता है 40 जो यहाँ पर विद्युत विभाग है, यहाँ पर कई लोग बिल जमा कराने आते हैं। जिस रोड पे हम चल रहे हैं कलेक्ट्रेट की ओर भी ये रोड निकलता है, यहाँ से सीधा जो है कलेक्ट्रेट कार्यालय की तरफ जाएगा, जहाँ पर हम जा रहे हैं जिस रोड पर हमारा चुनावी रथ निकल रहा है। और अगर मुस्वा की बात की जाए तो जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर जिन महिलाओं को टिकट दिया गया है, क्या मानते हैं उसमें कौन ऐसा दावेदार आपको जो है एक बड़ा नाम दिखता है? देखिए, अभी तक की जो स्थिति आई है उससे साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 40 में से 19 महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारा है। तो एक बड़ी फौज महिलाओं की उतारी है। लगभग 50% के करीब बीजेपी ने महिलाओं को उम्मीदवारी दी है। तो कहीं ना कहीं जो महिला वोटर्स हैं उन पे पकड़ बनाने की बीजेपी ने कोशिश की है। और यही जो महिला है इसमें जो नाम है उनमें से ही यदि बहुमत आता है तो उसी में से भाजपा का अध्यक्ष का उम्मीदवार निकल के आएगा। और उन उम्मीदवारों की बात करें तो संतोष चोपड़ा की जो परिवार से जो बहू है स्वाति चोपड़ा, एक वसंतदार नाम है। दूसरा नाम यदि हम बात करें तो वंदना खंडेलवाल, वो भी एक बड़ा नाम है। लंबे समय से वो इंतज़ार में है कि उनको नगर पालिका अध्यक्ष की उनको मौका मिले। तीसरा नाम अगर इस सूची में देखें तो किरण शर्मा भी लंबी सीनियर वर्कर है और वो सांसद सुधीर गुप्ता के खेमे से मानी जाती है। कुसुम अशोक जोशी नगर मंडल अध्यक्ष रहे, कई पदों पर रहे और वो जो है तो इस की दावेदारी में वो भी दिखाई देते हैं। और कुंवर करण सिंह परमाल की जो धर्मपत्नी है रंजना परमाल, वे भी सीनियर पार्टी वर्कर है, वो भी एक महत्वपूर्ण इसमें अपना वो स्थान रखते हैं। तो 19 में से ये जो अगर मोटे तौर पे बात की जाए तो ये 5 नाम तो इम्पॉर्टेंट है ही। इनमें से अगर बहुमत के करीब बीजेपी पहुंचती है तो इनमें से ही कोई एक नाम पे सहमति पार्टी बना सकती है और उम्मीदवारी उनको मिल सकती है। तो कुल मिला के धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है और वैसे वैसे स्थितियां जो है साफ़ होती जा रही है और शाम होती जा रही है तो माहौल भी बदल रहा है। जैसा कि और अभी कुछ समय बाद चौराहों पे, चाय की होटलों पे इस तरह की चर्चाएं एक जो है तो होने लगेगी। और इस समय बीजेपी कार्यालय नवीन आ चुका है। अंदर लीजिए बीजेपी कार्यालय के। हम बीजेपी कार्यालय पे पहुंच गए, तपोभूमि पे पहुंच चुके हैं, जहां पर लगातार चुनावी माहौल बना हुआ है। जिस तरीके से कार्यकर्ता यहां पर भी बैठे हुए हैं, यहां पर कार्यालय मंत्री जो बैठे हुए हैं वहां पर देख सकते हैं विनोद जी बैठे हुए हैं, नागदा है वो कार्यालय मंत्री है, वे भी जो है अपनी दावेदारी जता रहे थे, लेकिन उनका भी टिकट जो है कटा है। तो वे भी जो है उनकी भी हमने आपको बाइट लगाई थी, किस तरीके से इंटरव्यू हुआ, किस तरीके से जो है बताया था किस तरह का माहौल यहाँ पर है। और तपो कार्यालय पर हम आ चुके हैं, तपोभूमि पर, जहाँ पर हम बात करेंगे किस तरीके से चुनावी रथ वॉइस एमपी का जो है तपोभूमि में पहुंच चुका है, जो शहर का भ्रमण कर रहा था। और यहाँ पर अब हम आ चुके हैं और बात भी करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे किस तरह का माहौल है, किस तरह का उत्साह जो है कार्यकर्ताओं में है। उनसे सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के तपो कार्यालय के कार्यालय मंत्री विनोद जी से बात करते हैं। वे भी एक दावेदार के रूप में जो है अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, क्या कहेंगे आप? नगर पालिका चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन मैं ये भी स्वीकार करूँगा कि वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है हमारा इस जिले का या शहर का, वो भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि से ठीक नहीं है। कार्यकर्ताओं में असंतोष है और कार्यकर्ता व्यथित है। आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में, मैं 58 वर्ष की मेरी उम्र है और मैंने कभी जीवन में ऐसा दृश्य नहीं देखा अशोभनीय। विनोद जी, मुझे याद आता है कि जब पूरे देश में घंघोर कांग्रेस का शासन हुआ करता था, यदा कदा कहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक या नगर पालिका अध्यक्ष ढूंढने पे मिलता था। उस समय जब भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे आंदोलन करती थी तो मैंने स्वयं आपको उन आंदोलनों में शरीक होते देखा, जब 15, 20, 40 कार्यकर्ता सड़क पे होते थे। ये वक्त नहीं था, उस समय बहुत कम संख्या में बीजेपी के लोग सड़कों पे मिलते, तब आप गीत भी गाया करते थे। कोई ऐसा गीत आपको याद आ रहा हो उस ज़माने का, जब कांग्रेस से सड़कों पे मुकाबला करते हुए आप गाते थे, तो बताएं, कुछ 4 लाइनें गा के बताएं।
निश्चित रूप से, क्योंकि मेरे तो प्राणों में भारतीय जनता पार्टी बसती है। और मैं बचपन से गीत गाया करता था। मालवा प्रांत है और मालवी भाषा में मैं गीत गाया करता था कि सुनो थाने सुनावा रे, सुनो अब तो थाने, सुनो अब तो थाने सुनावा रे, गाँव गली में जावा रे, भाजपा की जीत का मैं गीत गावा रे, सुनो अब तो थाने। तो विनोद माँ कंटिन्यू करें। मारी बहन ना भूल मत जाजो, भैया ने भी साथ में लाजो, मारी भाभी था भी आजो, सासू जी ने साथ में लाजो, और कड़ी को कटे ठिकानों, कमल को ही सब बटन दबाजो, कि माँ तो गली गली में, ओ माँ तो गली गली में जावा रे, झूम झूम के गावा रे, भाजपा की जीत का मैं गीत गावा रे। विनोद जी 58 साल की उम्र आपने भी बताई, लेकिन आपके गाने पे कहीं उसका असर दिखाई नहीं देता। ये वैसा ही स्वर है आपका जैसा सालों पहले होता था। तो अभी जो आप बात कर रहे हैं, भाजपा की जीत की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो अभी बगावत के सुर पैदा हुए हैं, जिस तरह से पुतले फूके गए, जिस तरह से लोग पार्टी के पदों से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो क्या लगता है बीजेपी की जीत पे कुछ फ़र्क पड़ सकता है इन सब मुद्दों के चलते? निश्चित रूप से मेरे भीतर का कार्यकर्ता नहीं मरा है, मेरे भीतर का कार्यकर्ता जिंदा है। और जिस दिन व्यक्ति के जो राजनीतिक दल में काम करता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी जैसे दल में, अगर किसी व्यक्ति के भीतर का कार्यकर्ता जिस दिन मर जाएगा, वो नेता नहीं रहेगा। कोई माने ना माने, ये छोटे मुँह बड़ी बात हो सकती है, लेकिन मैं बड़े लोगों के साथ रहा हूँ, मैंने उनसे सीखा है। हमारी जो परंपरा है, आज वो परंपरा कहीं ना कहीं आघात हुई है, और उसका मुझे बहुत दुख है। और मैं ये कहना चाहता हूँ तो ये थे कार्यालय मंत्री विनोद जी, जिनसे हमने बात की किस तरीके से चुनावी मुद्दे को लेकर, साथ ही बात किया किस तरह की स्थितियाँ उसे लेकर जो है तपोभूमि पर हमारा चुनावी रथ आया था, जहाँ पर मेरे साथ मेरे सहयोगी के रूप में, कैमरामैन के रूप में संजय बेरा के साथ थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जो लगातार हर एक अपडेट आपको दिखा रहे हैं किस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं और किस तरह की स्थितियाँ हैं। मुस्तफा जी, यहाँ पर भी हमने बात करी, तो क्या लगता है आपको? देखिए नवीन, ये पहला मौका है जब हम तपोभूमि पे खड़े हैं या भारतीय जनता पार्टी पे खड़े हैं और उनकी पार्टी का कोई सीनियर वर्कर अपनी व्यथा कथा बोले, कार्यालय पर बोले, ये एक बड़ी बात है। और जिस तरह से जो टिकटों को लेकर एक साफ तौर पे जो हम बात कर रहे हैं, वो एक असंतोष अभी हमें यहाँ सुनाई पड़ा, वो जो विनोद नागदा ने जैसा बोला है। तो कुल मिलाकर के आने वाले 3 दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी को डैमेज कंट्रोल के अंदर अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी और सारा समन्वय बिठाना पड़ेगा। और जिन वार्डों में बागी है उनको तो विड्रा कराना ही कराना है, साथ में जहां पर जो लोग विड्रा होंगे वो उस वार्ड में एक्टिव हो, काम करने लग जाए। और जैसा विनोद जी से जो हम बात कर रहे थे, तो एक बात उन्होंने बड़ी ख़ास बोली कि उनके अंदर का जो कार्यकर्ता है, बीजेपी में एक ख़ास बात है कि जो बीजेपी का वर्कर होता है, बीजेपी का जो वोटर होता है, वो बदलता मुश्किल से है। तो जैसा उन्होंने भी बताया कि जो गीत गाया उन्होंने, भाजपा की जीत को लेके गीत गाया, और साथ में ये भी कहा कि अभी उनके अंदर जो है वो बीजेपी का जो वर्कर है वो ज़िंदा है, वो मरा नहीं है, और पार्टी की जीत की वो कामना करते हैं, पार्टी को जिताने की वो बात कर रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि वो अपील समिति में गए थे और अब उनको अभी इस समय इंतज़ार कर रहे हैं कि अपील समिति, जैसा मैंने भी कुछ देर पहले कहा कि देर शाम भाजपा की अपील समिति कुछ टिकटों में परिवर्तन कर सकती है, तो उसका इंतज़ार इस समय सब लोग कर रहे हैं। और कांग्रेस की सूची का भी इस समय इंतज़ार हो रहा है। तो इस समय ये हुडको कॉलोनी से आपका चुनावी रथ इस समय निकल रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और एक और ख़ास बात है कि वॉइस ऑफ एमपी पल पल की खबरें आप तक पहुंचा रहा है, चुनाव का हर अपडेट सबसे पहले आपको पहुंचा रहा है। और यदि आपको लगता है कि वॉइस ऑफ एमपी की जो टीम है वो ग्राउंड ज़ीरो पे हर खबर सबसे पहले आपको पहुंचा रही है, आप तक ला रही है, तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एमपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही
बेल आइकन दबाना किसी भी सूरत में ना भूलें। एक और ख़ास बात है कि जो हमारा फेसबुक पेज है उसको लाइक करें, उसको फॉलो करें, ताकि आपको हर अपडेट उस पर मिल सके। साथ ही आप वॉइस ऑफ एमपी के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनसे भी जुड़े, ताकि उसमें भी आपको वो ख़बरें आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो कुल मिलाकर के धीरे धीरे अब तापमान का बढ़ता जा रहा है, चुनावी तापमान बढ़ता जा रहा है, और नीमच नगर पालिका एक महत्वपूर्ण नगर पालिका है, और उसको कब्जाने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मैदान में पूरी तरह डट चुकी है। नवीन, बड़ी बात है कि मैदान में पूरी तरह डट चुकी है, जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो हमारा जो चुनावी रथ है अब जो है अपने कार्यालय की तरफ निकल चुका है और अपनी तरफ निकल चुका है, जहाँ पर हम जाएंगे और आपको बताते जा रहे हैं अपडेट। और मेरे सहयोगी जिस तरीके से हमारे चुनावी रथ को जो चला रहे हैं, चुनावी रथ को रघुवीर जी, उनसे बात करें। क्या सोचते हैं आप कि किस तरह का बीजेपी कांग्रेस को लेकर और मुद्दों को लेकर क्या मांगे हैं, क्या मानते हैं आप, क्या हालत है? हालत तो बहुत ही ख़राब है। अगर देखा जाए तो हर आदमी, आम आदमी परेशान है, क्योंकि नेता लोग चुनाव के समय हाथ जोड़ के आ जाते हैं और मुद्दे जो हैं उनको, अपने मुद्दे कस्टमर अपना रखता है सामने वाला, लेकिन वो मुद्दे उनके पूरे नहीं होते हैं, केवल खाली आश्वासन ही मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। क्या नगर पालिका से परेशान है? राशन कार्ड ये नहीं बनते, वो नहीं बनते, अधिकारी बार बार बुलाते हैं, ये भी एक मुद्दा बनेगा, आप मानते हैं आप? बिल्कुल है ना ये, क्योंकि हर छोटे से छोटे काम में अगर किसी का नाम भी जुड़वाना हो तो उसके लिए कम से कम ये मान के चलो कि 10 से 12 चक्कर लगवा देते हैं। आपके ये कागज़ नहीं है, वो नहीं है, तो हर मज़दूर वर्ग का परेशान आदमी, इसलिए मज़दूर वर्ग ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसकी मज़दूरी छोड़ के वो एक बार मतलब क्या है कि 10 बार चक्कर लगाना पड़ता है उसको, तो वो मज़दूर वर्ग का लोग ज़्यादा परेशान है। हाँ, आप तो पूरे दिन भर पूरे शहर में घूमते, हज़ारों लोगों से मिलते हैं, आपको तरह तरह के लोग मिलते होंगे, बीजेपी के मिलते होंगे, कांग्रेस के मिलते होंगे, आम जनता मिलती होगी। आप किसे मजबूत मानते हैं यहाँ पर? बीजेपी मजबूत है, कांग्रेस मजबूत है? देखो, मेरी नज़र में तो वो आदमी मजबूत है। पार्टी तो क्या है कि अपना वजूद बनाने के लिए कुछ न कुछ दाव पेच तो खेलती है, लेकिन जो सक्रिय आदमी जो जनता की सेवा के लिए काम करता है वही आदमी मजबूत है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का। बड़ी बात ये है कि सब अपने अपने दाव पेच खेलते हैं, लेकिन जो मजबूत हो उसे ही मौका मिलना चाहिए। क्या मानते हैं मुझको, किस तरह की बात इन्होंने कही है? देखिए नवीन, इस समय सोशल मीडिया पे देखें तो कई तरह की चुटकुले भी चल रहे हैं। आज ही एक मुझे देखने में आया था कि जन जन के लाडले, गरीबों के मसीहा, आम आदमी के दर्द को समझने वाले और सेवाभावी इतने अच्छे व्यक्ति हमारे वार्ड में थे, ये हमें तब पता चला जब चुनाव आए। तो कुल मिलाकर के जो आम नागरिक की यदि बात करें, समाज के आखिरी आदमी की बात करें, ग्राउंड ज़ीरो की यदि बात करें, तो निश्चित तौर पे लोग दुखी है, परेशान है, पीड़ित है। लेकिन दिक्कत यह है कि लोगों के पास विकल्प क्या है, लोग किधर जाएंगे? आज जैसे रघुवीर बैरागी जो हमारे सारथी है, जैसा उन्होंने बात कही, बड़ी एक उनका दर्द छलक के आया है। लेकिन आज जब वो नीमच सिटी के अंदर रहते हैं, ये अब जब वहाँ चुनाव होंगे, वार्ड पार्षद का चुनाव होगा, तो कोई ना कोई 4 मिलने वाले पार्षद प्रत्याशी को लेके आएंगे, इनकी मान मनोवल करेंगे, इनको बताएंगे कि वो तमाम काम अच्छे कर देंगे, तो ये राज़ी हो जाएंगे, वोट कर आएंगे। तो आखिर इस प्रजातंत्र की इस व्यवस्था में आदमी के पास विकल्प क्या है? और एक बार एक नेता अगर चुन लिया जाता है, आज एक दुकान से एक माल लेके आदमी आता है, यदि किसी किराने की दुकान से शक्कर खरीदी और शक्कर ठीक नहीं निकली, चावल या दाल ठीक नहीं निकली, तो आपने देखा होगा कि लोग जो है तो दुकान बदल लेते हैं, अगली बार दूसरी दुकान पे चले जाते हैं। लेकिन अब प्रजातंत्र के अंदर जो व्यवस्था है, एक बार आपने किसी को पार्षद चुन लिया तो 5 साल तक उसको झेलना होता है, अब वो काम करे या ना करे। दूसरा ये है कि अब पार्टियों ने स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दी, उनको लगता है कि पुराना पार्षद है तो एंटी इनकम्बेंसी होगा, इसको रिपीट मत करो, इस विधायक को रिपीट मत करो और नए को टिकट दे दो। नया चेहरा, नई बात, पुराने आदमी की बात पुराने आदमी के साथ चली गई। तो कुल मिला करके पार्टियां भी अपनी स्ट्रेटजी बदलती जा रही है। तो आम आदमी वहीं का वहीं रहता है, वो ठगा सा महसूस करता है, उसको लगता है कि इस बार कुछ नया बदलाव होगा, इस बार जो नगर की सरकार बैठेगी उसके दुखड़े को सुनेगी, उसकी मुश्किलों को आसान करेगी। लेकिन देखने में आता है कि बदलता कुछ भी नहीं है, सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा ही चलता है। अफसरशाही बेलगाम है, उन पे किसी तरह की कोई लगाम
जनप्रतिनिधियों की दिखाई नहीं देती है। और जैसा अभी इन्होंने खुद ने, बैरागी जी ने कहा कि हम छोटे छोटे काम के लिए नगर पालिका के चक्कर काटते हैं, वहाँ जाते हैं, लेकिन उनका काम नहीं होता है। ये एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा इशू है, और इस बड़े इशू पर कांग्रेस कितनी बात कर पाती है, आम जनता अपना दर्द कितना कह पाती है, और इस बड़े मुद्दे को कांग्रेस कितना भुना पाती है, कांग्रेस जो है इस पे कितना जो है इशू क्रिएट कर पाती है, ये जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो है आज की जो स्थिति है, आज की स्थिति में आज रात तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट बदले जाने हैं वो बदल दिए जाएंगे, उसके बाद डैमेज कंट्रोल का काम शुरू होगा, और भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में लगेगी कि बागियों को किसी भी तरह उनकी घर वापसी कराई जाए, उनके स्वर को धीमा किया जाए। लेकिन हमारे इस चुनावी रथ के इस अभियान को रोकने से पहले एक बार फिर जो दर्शक हमारे से जुड़े हैं, यदि आपको हमारी खबरें सच्ची और अच्छी लगती है तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और आपके पास कोई ख़बर है जिसको आप चाहते हैं कि उसको हम दिखाएं तो आप हमें सोशल मीडिया पर लिख भेजें। तो नवीन जो पल पल का अपडेट वॉइस ऑफ एमपी दे रहा है, मैं वॉइस ऑफ एमपी की पूरी टीम को साधुवाद देना चाहूँगा। नवीन। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिन्होंने हमारे साथ आज पूरे इस मुद्दे पर बात की, चुनावी रथ को लेकर हमारे साथ मौजूद थे, जहां पर पूरे शहर का भ्रमण किया, साथ ही किस तरह की स्थितियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है। वहीं अगर बात किया है तो दो बड़ी अपडेट उन्होंने बताई कि किस तरीके से अब जो है जो रूटे हुए कार्यकर्ता हैं उनको बनाने का दौर शुरू होगा। साथ ही दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो 3 वार्ड है वहाँ पर जो है बदलाव देखने को हमें मिल सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी के 3 वार्ड है उसमें एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात किया है तो हम तमाम बीजेपी और कांग्रेस कार्यालय पे भी गए थे, जहाँ पर भी हमने कार्यकर्ताओं से बात की, किस तरह की स्थितियाँ हैं, किस तरह मनमुटाव हुए, उसे लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।